नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जिसकी बात आपसे की गई थी कि मध्य प्रदेश पीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी तरफ से। तो ये उसी कड़ी में पहला प्रैक्टिस सेट है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करेंगे हम आगे के सेट बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस सेट में आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश जीके के साथ ही पूरा और जो जीके रहता है वो आएगा। ओके, मैक्सिमम एक सेट में 25 क्वेश्चंस रहेंगे जिससे पेपर जो वीडियो है आपके लिए ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आपको पता चले कि आपके जो प्री का पेपर होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से ही इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके लिए इंक्लूड किए जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस ऋग्वैदिक कालीन देवता को विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा अश्विन। अश्विन क्या करते हैं? विपत्तियों को हरने वाले देवता होते हैं। ओके, और वर्षा करने वाला देवता किसे माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। ओके, और वरण करने वाला कौन होता है? विष्णु होता है। तो और रात की देवी कौन होती है? तो ये शोभा और रात की देवी होती है उषा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ये वैदिक कालीन जो हमारा इतिहास है उससे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की गिनती में आता है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सामवेद। ओके, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है वेदों की भाषा? संस्कृत है। सबसे पुराना कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। और सबसे बाद का कौन सा हो गया? अथर्ववेद हो गया। ओके, आयुर्वेद किसका है? तो ये अथर्ववेद का ही एक भाग है। ओके, यजुर्वेद का एक भाग क्या है? आयुर्वेद है। और अथर्ववेद में आपको जादू टोना तंत्र मंत्र दिखाई देते हैं। ओके, ऋग्वेद में 10 मंडल है और उसके 10 मंडल के पुरुष सूक्त में 10 राग युद्ध हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही जो आपका तीनों वर्णों की उत्पत्ति है उसका उल्लेख भी मिलता है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। देश की पहली महिला संतूर वादक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल देश की पहली महिला संतूर वादक हैं। ओके, और ये मध्य प्रदेश से हैं और आपको याद रखना है किस जिले से हैं? उज्जैन जिले से हैं। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल देश की पहली महिला संतूर वादक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में कर्षापर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको चूज करना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, एक और दो दोनों सही हैं। ओके, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और साहित्य में कर्षापर्ण कहा गया है। इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है? ओके, तो आपको याद होना चाहिए इब्न बतूता। ओके, इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? रहला है। क्या है? रहला। और ये किस भाषा में लिखा गया? तो याद रखिएगा अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तो ये इतने पॉइंट आप इब्न बतूता से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा केवल
1, आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। कब हुआ था? नव पाषाण काल में। आपको नव पाषाण काल से 3 चीजें याद रखनी है। क्या? पहला तो मनुष्य में इस नव पाषाण काल में ही स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। क्या? स्थायी निवास की प्रवृत्ति मतलब मनुष्य एक जगह घर बनाकर रहने लगा था। अब घर बनाकर रहने लगा तो पहिए की जरूरत पड़ी उसे, ठीक है, मतलब आने जाने के लिए। तो पहिए का आविष्कार भी कब हुआ? नवपाषाण काल में। और जब स्थायी निवास हो गया तो जानवर भी पाले। पहला जानवर कौन सा पाला था? तो कुत्ता पाला था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तीनों चीजें कब हुई? नवपाषाण काल में। स्थायी निवास, पहिए का आविष्कार और आपका पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। ओके। भारत में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किस वर्ष राज्यों का गठन किया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1955 में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ओके। और 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर 2 अन्य सदस्य थे। इन्होंने ही कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों के गठन की क्या की थी? अनुशंसा की थी। कब की थी? तो ये 1955 में गठित हुआ था। 56 में अपनी रिपोर्ट दी थी और 56 में ही देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और पुनर्गठन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है, क्योंकि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा नया राज्य बना? छत्तीसगढ़ बना। इसके साथ ही आप एक चीज याद रखिए, 1 नवंबर 2000 को तो कौन बन गया था? मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। फिर 9 नवंबर को कौन बना था? 9 नवंबर को आपका बना था 9 और 15। ओके। 9 नवंबर को आपको याद रखना है झारखंड बना था, किससे? बिहार से अलग होकर। 15 नवंबर को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था। तो ये राज्यों की स्थापना भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अपराध के आरोपी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, अनुच्छेद 20। ठीक है। अपराध तथा दोष सिद्धि से संरक्षण, इस अनुच्छेद का नाम क्या है? अपराध तथा दोष सिद्धि से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस टॉर्चर करती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करती है आपके सारे बयानों की कि आप गवाह जो है, जिसने आरोपी है, अपने बयानों से पलट ना जाए, इसलिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। फिर वो अदालत में जाकर अगर पलटता भी है तो पुलिस के पास सबूत होते हैं। क्लियर? तो किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 20 में। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार 21 में। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। 23 में क्या है आपका? है ये बाल मजदूरी से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के, याद रखिएगा कहाँ के? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर शतरंज की बात आई है तो कुछ पॉइंट याद रखिए आप शतरंज से। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथ आनंद हैं पहले ग्रैंड मास्टर भारत के। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। किसकी? विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है। ओके। विश्वनाथ आनंद पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। शतरंज को जो रेगुलेट करने वाली विश्व की सबसे बड़ी बॉडी का नाम क्या है? तो फीडे है। क्या है? फीडे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, भारत के आधार कार्ड की तर्ज पर किस देश के द्वारा यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी की जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, श्रीलंका ने ये घोषणा की थी। हालांकि अभी तो आपको पता है श्रीलंका में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। देखेंगे टाइम निकालकर आपके लिए उस इकोनॉमिक क्राइसिस पर भी एक सेपरेट वीडियो लाई जाए, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। ओके। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया
है, इमरान खान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया गया और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसे संसद में प्रस्तुत ही नहीं होने दिया गया। ओके, ये पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से कहा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में लाया जाएगा और उसकी पूरी प्रोसेस फॉलो की जाएगी। म्यांमार की अगर हम बात करें, हमारे पड़ोसी, तो यहाँ पर भी सेना का शासन है और रूस तो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु से वायुयान और रॉकेट का निर्माण किया जाता है? तो राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। किससे? एल्यूमिनियम से, क्योंकि ये हल्की होती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप एग्जाम सेट अगर पिछले 10 वर्ष के भी लगाकर देखें, किसी भी एग्जाम के जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पिछले 10 वर्षों के पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो ये कहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ? याद रखिएगा, तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? तो याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे लंबा लगभग 35 किलोमीटर रेल फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा कटनी। कटनी बीना जो रेल खंड है उस रूट पर ये रेलवे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो ऊपर ही होगा और इसका उद्देश्य है जो मालवाहक गाड़ियां होती हैं उन्हें बिना रुकावट तीव्र रफ्तार दी जा सके। ओके, तो याद रखेंगे कटनी। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा तिलगारा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया जाएगा? अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 नए औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है, उसी में से एक है तिलगारा औद्योगिक पार्क। तो ये कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा ए, धार में बनाया जाएगा तिलगारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किन जिलों में यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? ये स्थापित किन जिलों में किए जाएंगे? तो भोपाल, सीहोर, रतलाम, नरसिंहपुर, धार। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, ए और बी दोनों। ओके, भोपाल में कहाँ? बेरसिया में किया जाएगा। सीहोर में कहाँ किया जाएगा? आष्टा में किया जाएगा। ओके, सीहोर में आष्टा में बनेगा औद्योगिक पार्क और भोपाल में बेरसिया में, और धार का तो हमने देख लिया तिलगारा में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी? तो ये की जाएगी उज्जैन के विक्रमपुरी जो क्षेत्र है, विक्रमपुरी क्षेत्र में ये प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। ओके, तो याद रखेंगे विक्रमपुरी उज्जैन में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क। कोडल शिव मंदिर अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, इसे निम्नलिखित में से किस जिले का खजुराहो कहा जाता है? क्योंकि जैसे खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी है, खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा छतरपुर में है। किस जिले में है? छतरपुर में है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ओके, कब शामिल हुआ था? तो 1986 में हुआ था। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कितनी साइट्स हैं? तो 3 हैं। पहली हो गई खजुराहो, कब? 1996, जिला छतरपुर। दूसरा है आपका सांची रायसेन, कब? 1989 में। फिर है आपका भीमबेटका 2003 में। भीमबेटका कहाँ? रायसेन जिले में। ओके, सांची भी रायसेन जिले में, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी के कारण इसे खजुराहो किस जिले का खजुराहो कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दमोह। ओके, कोडल शिव मंदिर किन राजाओं के द्वारा बनवाया गया? तो ये कलचुरी कालीन, जो कलचुरी राजा थे उनके समय का है ये कोडल शिव मंदिर। कहाँ है? दमोह में। क्या कहा जाता है? दमोह का खजुराहो कहा जाता है। 4 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश शासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 के किस संस्करण का विमोचन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा ए, प्रथम संस्करण मध्य प्रदेश शासन विकास रिपोर्ट 2022 का जारी किया गया। इसमें मध्य प्रदेश की कृषि दर, मध्य प्रदेश की विकास दर, गेहूं का उत्पादन, ये सारे आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। ओके, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट है, इसके दौरान मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं या मध्य प्रदेश राज्य, इस पर सर्वाधिक कर्ज है। ओके, एक व्यक्ति पर, अगर पर व्यक्ति की बात की जाए तो एक व्यक्ति पर 42,000 लगभग
लगभग 42,000 रुपये का कर्ज है। जबकि इसकी तुलना अगर हम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से करें तो उस समय मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 3,000 रुपये का कर्ज था। ओके, तो मध्य प्रदेश आज बहुत बड़े कर्जे में है। उसके बाद भी सरकार की जो योजनाएं हैं वो कैसी हैं, समावेशी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सब्सिडी आधारित हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश को भी आगे चल के एक बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग 25,000 जो कर्मचारी हैं वो अगले 4 से 5 सालों में रिटायर्ड होंगे। ओके, और इनके लिए जो बड़ा अमाउंट रिटायरमेंट पर दिया जाता है उसकी समस्या मध्य प्रदेश सरकार के सामने बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। हाल ही में 7 अप्रैल गुजरा और 7 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो किस संगठन की स्थापना पे मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। वर्तमान में WHO के कुल 194 सदस्य हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, बिल्कुल सही। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का कार्यालय ढाका में है, ये गलत है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का जो कार्यालय है वो ढाका में नहीं, नई दिल्ली में, मतलब भारत में है। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक हैं? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम है। कौन है? टेड्रोस अधानोम। ओके, और हम बात कर रहे हैं उप महानिदेशक की, तो कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, उप महानिदेशक WHO की। ये भारतीय हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ का आपने नाम सुना होगा, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वो डिप्टी मैनेजर है। क्या है? डिप्टी मैनेजर है। कौन? गीता गोपीनाथ। TS त्रिमूर्ति, ये यूनाइटेड नेशन में UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। तो ये सभी पोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सभी के नाम आप याद रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध पिथोरा चित्रकला शैली का संबंध निम्नलिखित में से है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, भील जनजाति से संबंधित है पिथोरा चित्रकला। और भील जनजाति की ही महिला कौन? भूरी बाई को पिथोरा चित्रकला में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से वर्ष 2020 में सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। साल वृक्ष में निवास करने वाले देवता बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? बेगा जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं। बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करते हैं। हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी बनी थी भारतीय संघ की राजभाषा। और हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा कहा गया है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो स्टडी विथ नीलम चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।